अब जानते ही हैं कि पुष्पा 2 पुष्पा 1 का सीक्वल है, यानी कि पुष्पा 2 के अंदर हमें जो भी सीन्स दिखाए गए हैं वो सभी पुष्पा 1 के आगे के हैं। और इसीलिए जिन्होंने भी पुष्पा 1 नहीं देखी है या फिर देखी तो है पर उन्हें याद नहीं है, उन सभी के लिए हम पुष्पा 1 को रिकैप कर लेते हैं। यानी कि 1-2 मिनट के अंदर पुष्पा 1 में जो भी हुआ उसे जान लेते हैं ताकि हम पुष्पा 2 की कहानी को बिल्कुल अच्छे से समझ सके। तो अब जो पुष्पा मूवी है उसके अंदर 2 ही मेन चीजें हैं, जिनमें से पहला है खुद पुष्पा और दूसरा है लाल चंदन। पुष्पा की बात करें तो पुष्पा राज एक बहुत ही बहादुर और अक्लमंद इंसान है और पुष्पा की एक खासियत है कि वो ना तो किसी से डरता है और ना ही किसी के आगे झुकता है। अब पुष्पा के जो फादर थे उनकी 2 बीवियां थी, जिनमें से पहली बीवी से उन्हें 2 बेटे थे और दूसरी वाइफ से 1 बेटा जो कि पुष्पा था। लेकिन अब क्योंकि पुष्पा के फादर ने पुष्पा की मदर से कभी शादी नहीं की थी, इसीलिए पुष्पा के जो दोनों सौतेले भाई थे वो पुष्पा को अपना भाई नहीं मानते थे। यहाँ तक कि जब पुष्पा के फादर की डेथ हो गई तब पुष्पा के दोनों सौतेले भाइयों ने पुष्पा और उसकी मदर को जायदाद से बेदखल कर दिया और पुष्पा को नाजायज करार कर दिया, जिसके बाद से पुष्पा अपनी मदर के साथ रहने लगा। और जब पुष्पा जवान हो गया तब वो मजदूरी का काम करने लगा। लेकिन अब क्योंकि पुष्पा के अंदर किसी के सामने ना झुकने का एक एटीट्यूड था, इसीलिए पुष्पा हर जगह पर अपने एटीट्यूड में रहता था और इसीलिए उसके इस बर्ताव को देखकर उसके कई सारे मालिक उसे काम से निकाल देते थे। अब पुष्पा के साथ ही बात करें लाल चंदन की, तो लाल चंदन एक बहुत ही खास तरह का पेड़ है जिसकी लकड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा है। पुष्पा मूवी के अंदर हम ये देखते हैं कि ये लाल चंदन आंध्र प्रदेश के शेषाचलम जंगल में उगता है और इस बड़े से जंगल के अंदर लाल चंदन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। लाल चंदन की कीमत बहुत ज्यादा है, स्पेशली इंडिया से बाहर चाइना और जापान जैसे देशों में इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है, जिस वजह से वहाँ पर इनकी कीमत और भी ज्यादा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इंडिया में इस लाल चंदन को काटना इलीगल है। बट हम पुष्पा मूवी के अंदर ये देखते हैं कि मूवी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मिलकर इन सारे पेड़ों को कटवाते हैं और इन सारे लाल चंदन को इलीगल तरीके से विदेशों में सेल करते हैं। अब वैसे तो ये पूरा काम इलीगल तरीके से होता है, लेकिन इस काम को बिल्कुल सिस्टमेटिकली तरीके से किया जाता है। असल में जो भी लोग इस लाल चंदन को इलीगली सेल करते हैं उन सभी ने आपस में मिलकर एक ग्रुप बना रखा है, जिस ग्रुप का नाम है सिंडिकेट। और इस सिंडिकेट ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी अपने अपने इलाकों में इस लाल चंदन को कटवा के इकट्ठा करते हैं और फिर उन सबको मंगल सीनू नाम के एक आदमी को भेज देते हैं। और ये मंगल सीनू असल में इस पूरे सिंडिकेट ग्रुप का लीडर है, जो कि सिंडिकेट ग्रुप के सारे मेंबर्स को लाल चंदन के बदले में 1 टन के लिए 50 लाख रुपए देता है, यानी कि 1 किलो लाल चंदन के लिए 5,000 रुपए। लेकिन हाँ, सिंडिकेट का ये लीडर यानी कि मंगल सीनू इस सारे लाल चंदन को लेकर आगे किसी और को बेचता है, जिसका नाम है मुरुगन। और ये मुरुगन तमिलनाडु के चेन्नई से ऑपरेट करता है और वो मंगल सीनू को 1 टन लाल चंदन के बदले में 1.5 करोड़ रुपए देता है, जिसके बाद ये मुरुगन इस लाल चंदन को बाहर बेच देता है, यानी कि इंटरनेशनल बायर से डील करता है। अब सिंडिकेट ग्रुप की बात करें तो इसी ग्रुप के अंदर जो मंगल सीनू है वो न सिर्फ पूरे सिंडिकेट का लीडर है बल्कि वो सबसे खतरनाक आदमी भी है। लेकिन ग्रुप में उसी की तरह एक और खतरनाक आदमी होता है जिसका नाम होता है कोंडा रेड्डी। और ये कोंडा रेड्डी सिंडिकेट ग्रुप का मेंबर होता है और ये भी बाकियों की तरह मंगल सीनू को माल सप्लाई करता है। और यहीं पर ही बात करें अपने हीरो यानी कि पुष्पा राज की, तो पुष्पा राज जो कि पहले मजदूरी किया करता था वो बाद में जाकर इसी कोंडा रेड्डी के लिए काम करने लगता है, यानी कि पुष्पा भी इसी कोंडा रेड्डी के लिए लाल चंदन की कटाई करता है। लेकिन अब लाल चंदन की कटाई में एक बहुत ही बड़ा खतरा होता है और वो ये कि ये इलीगल होने की वजह से पुलिस हमेशा इन पर छापा मारती है और कई बार वो सारे मजदूर जो कि लाल चंदन काट रहे होते हैं वो पकड़े भी जाते हैं। और एक बार ऐसे ही जब पुष्पा भी लाल चंदन काटने जाता है तब पुलिस का छापा पड़ता है, जिस वजह से सारे मजदूरों को भागना पड़ता है। बट फिर यहीं पर ही पुष्पा सारे मजदूरों को एक करता है और वो सारे लाल चंदन को पुलिस से बचा लेता है, जिसके बाद ही पुष्पा के इस काम को देखकर कोंडा रेड्डी उसे पार्टनर बना लेता है और उसे कमाई की हिस्सेदारी देने लगता है। इसके बाद ही पुष्पा लाल चंदन को पुलिस से बचाने के लिए कई तरीके निकालता है और उन तरीकों से पुलिस को चकमा देके वो लाल चंदन को बहुत ज्यादा सप्लाई करता है। लेकिन फिर उसी दौरान पुष्पा को पता लगता है कि सिंडिकेट का लीडर मंगल सीनू सभी लोगों को 1 टन लाल चंदन के बदले में सिर्फ 50 लाख रुपए देता है और वो आगे इसे 1.5 करोड़ में बेचता है। और इसीलिए इसके बाद ही जब सिंडिकेट की मीटिंग होती है तब वहाँ पर ही पुष्पा इस बात को रखने का फैसला करता है। इसी मीटिंग के अंदर एरिया का एमएलए भी आता है जिसका नाम होता है एमएलए सिंदप्पा। और अब क्योंकि एमएलए सिंदप्पा का सिंडिकेट पर काफी कंट्रोल होता है इसलिए पुष्पा एमएलए को ये बात बताता है और वो एमएलए से कहता है कि मंगल सीनू सबको धोखे में रखता है और वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट खुद खा जाता है। जिसके बाद ये बात जानते ही जो एमएलए होता है वो मंगल सीनू को सिंडिकेट से हटा देता है और पुष्पा राज को सिंडिकेट का नया लीडर बना देता है। जिसके बाद ही पुष्पा न सिर्फ पूरे सिंडिकेट को रूल करता है बल्कि वो लाल चंदन सप्लाई कर करके बहुत ज्यादा पैसे बनाता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर उनके एरिया का एसपी चेंज होता है और जो नया एसपी आता है उसका नाम होता है एसपी भंवर सिंह शेखावत। ये एसपी शेखावत बहुत ही ज्यादा एरोगेंट आदमी होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड होता है और इसे हमेशा दूसरों से इज्जत चाहिए होती है। और जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस एसपी की ज्वाइनिंग होती है तभी पुष्पा एसपी के पास कुछ पैसे लेकर जाता है ताकि एसपी शेखावत पैसे लेता रहे और पुष्पा के काम में रुकावट न डाले। लेकिन जब पुष्पा एसपी शेखावत के पास आता है तब वो उसे पैसे तो देता है बट वो उसे इज्जत नहीं देता है और इसीलिए एसपी शेखावत को ये बात बहुत बुरी लगती है, जिस वजह से वो पुष्पा की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। लेकिन अब क्योंकि उसी टाइम पर पुष्पा की शादी होने वाली होती है इसीलिए वो उस टाइम पर तो एसपी से कुछ नहीं बोलता है। लेकिन फिर जिस दिन पुष्पा की शादी होने वाली होती है वो उसी दिन एसपी शेखावत से मिलता है और उसके सारे कपड़े उतार के उसे बहुत बेइज्जत करता है और साथ ही साथ वो एसपी शेखावत से ये भी बोलता है कि बिना पुलिस की वर्दी के उसकी कोई औकात नहीं है। एंड फिर इसके बाद ही पुष्पा की तो शादी हो जाती है, लेकिन जो एसपी शेखावत होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो ये फैसला करता है कि वो पुष्पा से अपना बदला लेगा। अब इसके आगे से शुरुआत होती है पुष्पा 2 की और पुष्पा 2 की स्टार्टिंग होती है हम सीधा जापान को देखते हैं। स्टार्टिंग में हमें जापान
देश का योकोहामा पोर्ट दिखाया जाता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि इस योकोहामा पोर्ट पर कई सारे लेबर शिप से कंटेनर उतार रहे होते हैं, लेकिन तभी एक क्रेन से कंटेनर नीचे गिर जाता है और इसीलिए जैसे नीचे गिरते ही वो खुलता है, वैसे वो लोग ये देखते हैं कि उस कंटेनर के अंदर लाल चंदन भरा हुआ है एंड इसीलिए उसे देखकर वो लोग अपने बॉस को बुलाते हैं। और जब उनका बॉस वहाँ पर आता है तब वो उस लाल चंदन को देख के कहता है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाल चंदन वो भी उसकी परमिशन के बिना यहाँ पर आ नहीं सकता है। लेकिन फिर इसके बाद ही जो उसके साथ आदमी आए होते हैं वो उनसे उस कंटेनर की तलाशी लेने के लिए कहता है, जिसके बाद ही जैसे वो लोग अंदर जाते हैं वैसे वो लोग ये देखते हैं कि उस कंटेनर के अंदर एक इंसान भी है। और जब वो आदमी बाहर आता है तब हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि पुष्पा राज है। लेकिन पुष्पा को देखकर वो सब लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में पुष्पा भी उन सबको मारता है। लेकिन फाइट के दौरान ही वो सभी लोग पुष्पा से पूछते हैं कि आखिरकार वो कौन है और वो यहाँ पर क्यों आया है। जो सुनकर पुष्पा भी उन सबको जापानी में कहता है कि उसका नाम पुष्पा राज है और वो यहाँ पर अपनी पेमेंट लेने आया है। पुष्पा कहता है कि इंडिया से उसका लाल चंदन यहाँ पर तो आता है, बट यहाँ पर लाल चंदन लेने वाले उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं और पुष्पा अपने पैसे कभी नहीं छोड़ता है, इसीलिए वो यहाँ पर अपने पैसे लेने आया है। बट यहाँ पर इसी फाइट के बीच ही हम ये देखते हैं कि उन्हीं जापानियों में से एक आदमी पुष्पा पर गोली चलाता है और वो गोली सीधा पुष्पा के बाएं कंधे पर लगती है, जिस वजह से पुष्पा सीधा समुद्र में गिर जाता है। लेकिन पानी में गिरने के बाद ही पुष्पा को कुछ मेमोरीज आती हैं और वो यहीं पर अपनी बीती स्टोरी याद करता है। अब इसके बाद ही जैसी स्टोरी स्टार्ट होती है वैसे हम भी ये देखते हैं कि स्टोरी सीधा वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पुष्पा 1 खत्म हुई थी। और इसीलिए इस टाइम पर हम ये देखते हैं कि पुष्पा राज शादी कर चुका है, वो सिंडिकेट का लीडर बनके सिंडिकेट को रूल कर रहा है, उसका लाल चंदन का बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है और एमएलए सिंदप्पा जिसने की उसे सिंडिकेट का लीडर बनाया था उससे भी उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि पुष्पा के लिए जो मजदूर काम करते हैं वो सभी पुष्पा के लिए काम करके बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि पुष्पा न सिर्फ उन्हें अच्छे पैसे देता है बल्कि वो उन सबका ध्यान भी रखता है। अब इसके बाद एक दिन हम ये देखते हैं कि पुष्पा के सारे मजदूर लाल चंदन काटने के लिए जंगल जाते हैं और जंगल जाने के लिए वो हमेशा की तरह ट्रक में बैठते हैं और जाने लगते हैं। लेकिन फिर यहीं पर ही हम ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर इन सारे मजदूरों के बीच ही एसपी शेखावत भी होता है, जो कि एक मजदूर का भेष लेकर उन सबके बीच में घुस जाता है। और फिर इसके बाद ही वो भी लाल चंदन काटने के लिए सीधा जंगल में जाता है और सारे मजदूरों के साथ लाल चंदन काटने लगता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि उन सभी को वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले घेर लेते हैं, जिसके बाद एसपी शेखावत अपना असली रूप दिखाता है और वो अपनी बंदूक निकालकर सबको बताता है कि वो एसपी शेखावत है और अब उसने उन सारे मजदूरों को लाल चंदन को काटते हुए रंगे हाथों पकड़ा है एंड इसीलिए एसपी शेखावत उन सबको अरेस्ट कर लेता है और सभी को पुलिस स्टेशन के सेल में बंद कर देता है। लेकिन अब ये बात जैसी पुष्पा को पता लगती है वैसे पुष्पा अपने आदमियों के साथ अपनी गाड़ियां निकालता है और सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। इस टाइम पर एसपी शेखावत पुलिस स्टेशन से बाहर होता है और इसीलिए पुष्पा पुलिस स्टेशन के अंदर आते ही सीधा इंस्पेक्टर को देखता है और उससे अपने सारे आदमियों को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन वो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एसपी शेखावत ने उन्हें ऐसा करने से मना करा है और अगर वो या फिर पुलिस स्टेशन का कोई भी पुलिस वाला एसपी शेखावत के खिलाफ जाता है तो फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब पुष्पा जैसी ये बात सुनता है वैसे वो उन सबके लिए बहुत सारे पैसे लेकर आता है और वो पुलिस वाले जितनी सैलरी अपनी पूरी लाइफ में कमाते हैं पुष्पा उन सबको उतने पैसे एक ही बार में दे देता है। जिसके बाद उस पुलिस स्टेशन के सारे पुलिस वाले पुष्पा के सामने हंसते हंसते अपना इस्तीफा दे देते हैं और बड़ी खुशी से पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं और साथ ही साथ जाने से पहले वो पुष्पा के भी सारे आदमियों को छोड़ देते हैं। जिसके बाद पुष्पा अपने सारे आदमियों को छुड़ा कर ले आता है और फिर जब कुछ देर बाद एसपी शेखावत पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है तब वो ये देखता है कि पूरा पुलिस स्टेशन खाली है और ना तो वहाँ पर मजदूर है और ना ही पुलिस वाले हैं। एंड फिर जब एसपी शेखावत को सच्चाई पता लगती है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है और पुष्पा ने किस तरह से सारे पुलिस वालों को खरीद कर अपने आदमियों को छुड़ा लिया है, वैसे ये बात जानकर एसपी शेखावत बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अब इसके बाद अगले सीन के अंदर हम पुष्पा को देखते हैं जो कि सीधा जाकर एमएलए सिंदप्पा से मिलता है। यहाँ हम ये जानते हैं कि पुष्पा एमएलए सिंदप्पा की बहुत इज्जत करता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि एमएलए सिंदप्पा ने पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बनाया था। यहाँ पर एमएलए सिंदप्पा पुष्पा से कहता है कि अब वो सीधा स्टेट के सीएम से मीटिंग करने जा रहा है, क्योंकि अब कुछ ही टाइम में इलेक्शंस आने वाले हैं जिसके लिए उनकी पार्टी की मीटिंग्स चल रही है। लेकिन एमएलए सिंदप्पा पुष्पा से कहता है कि उसे भी उसके साथ चलना होगा, यानी कि वो दोनों ही जाकर सीएम से मिलेंगे। अब इसके बाद ही पुष्पा अपने घर आता है और अपनी वाइफ को बताता है कि वो सीएम से मिलने जा रहा है और इसीलिए श्रीवल्ली जैसी इस बात को सुनती है वैसी वो पुष्पा से कहती है कि जब वो सीएम से मिलेगा तब उसे सीएम के साथ एक फोटो खिंचवानी होगी, क्योंकि वो अपने पति पुष्पा और सीएम की फोटो को अपने घर में लगाना चाहती है ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि उसके पति पुष्पा की सीएम तक बातचीत है। अब श्रीवल्ली की बात सुनकर पुष्पा उसकी बातों पर हंसता है और फिर वो अपनी वाइफ श्रीवल्ली से कहता है कि वो ऐसा करेगा और वो अपनी वाइफ के लिए सीएम के साथ फोटो खिंचवाएगा। अब इसके बाद ही पुष्पा एमएलए सिंदप्पा के साथ सीधा सीएम ऑफिस जाता है और वहाँ जाकर सीएम से बातचीत करता है। यहाँ पर जो सीएम होता है वो एमएलए और पुष्पा दोनों से मिलता है, लेकिन जब पुष्पा सीएम से फोटो खिंचवाने की बात करता है तब सीएम पुष्पा को साफ मना कर देता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो पुष्पा की बहुत ज्यादा बेइज्जती भी करता है और वो सीएम पुष्पा को पैर के जूतों से कंपेयर करता है। इन बातों को सुनकर एमएलए सिंदप्पा सीएम से कहता है कि असल में फोटो खिंचवाने की इच्छा पुष्पा की वाइफ की है, इसलिए आप पुष्पा के साथ एक फोटो खिंचवा लीजिए। बट ये बात सुनकर भी सीएम गुस्सा होता है और वो पुष्पा को ना समझ आदमी कहता है जो कि अपनी बीवी की बात सुन रहा है और फिर ये सारी बातें बोलकर सीएम एमएलए और पुष्पा दोनों को वहाँ से भेज देता है। अब इसके बाद ही हमें देखते हैं कि सीएम की बातें पुष्पा को बहुत ज्यादा हिट करती है और उन बातों से पुष्पा को बहुत ज्यादा बुरा लगा होता है। लेकिन यहाँ पर ही एमएलए सिंदप्पा पुष्पा को संभालता है, जिसके बाद ही पुष्पा एमएलए से एक सवाल पूछता है। पुष्पा एमएलए सिंदप्पा से कहता है कि क्या अगर कल को आप सीएम बनते हैं तो क्या आप मेरे साथ फोटो खिंचवाएंगे। जो सुनकर एमएलए सिंदप्पा कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ फोटो
फोटो खिंचवाऊंगा, लेकिन असल में मैं सीएम नहीं बन सकता, मैं तो सिर्फ मामूली सा एमएलए हूँ। पर इस बात पर पुष्पा एमएलए से कहता है कि अब तो एमएलए सिंदप्पा ही सीएम बनेंगे। ये बात सुनकर एमएलए सिंदप्पा चौंक जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि ऐसा करने में ना करके 100 करोड़ लगेंगे। लेकिन पुष्पा उनसे कहता है कि 100 नहीं बल्कि वो 500 करोड़ खर्च करेगा, लेकिन अब तो वो एमएलए सिंदप्पा को सीएम बना के रहेगा। और पुष्पा ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि सीएम की बातें उसे तो ज्यादा बुरी नहीं लगी, लेकिन सीएम ने उसकी वाइफ के लिए जो बुरी भली बातें कही उससे पुष्पा को बहुत तकलीफ हुई है और इसीलिए वो सीएम को ही हटा देगा। अब इसके बाद ही एमएलए सिंदप्पा और सीएम जिस पार्टी से होते हैं, पुष्पा उसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट के छोटे भाई से मिलता है और पुष्पा उसे 5 करोड़ रुपए देता है एंड वो पार्टी प्रेसिडेंट के छोटे भाई से कहता है कि उसे प्रेसिडेंट से बात करनी है। जिसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वो सीधा अपने बड़े भाई को फोन करता है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को, और उससे सीधा पुष्पा की बात करवाता है। यहाँ पर हम भी ये जानते हैं कि जो इस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट है उसका नाम है प्रताप रेड्डी, जिसे प्ले किया है एक्टर जगतपति बाबू ने। पुष्पा प्रताप रेड्डी से फोन पे बात करके उससे कहता है कि उसने उसके ऑफिस में एक तोहफा भिजवाया है और फिर उसी टाइम पर हम भी ये देखते हैं कि प्रताप रेड्डी के ऑफिस में एक सोफा आता है जिस सोफे के अंदर 25 करोड़ रुपए होते हैं और वो देकर पुष्पा प्रताप रेड्डी से कहता है कि ये तोहफा उसने प्रताप रेड्डी के लिए भेजा है ताकि वो खुशी खुशी एमएलए सिंदप्पा को सीएम बनने दे। जिसके बाद हम भी ये देखते हैं कि प्रताप रेड्डी इस बात के लिए मान जाता है और वो एमएलए सिंदप्पा को सीएम बनने के लिए खड़ा होने देता है। लेकिन अब यहाँ पर पुष्पा के लिए काफी बड़ी मुसीबत होती है और वो मुसीबत होती है फंड जमा करना, यानी कि पैसे। अब पैसों का इंतजाम करने के लिए पुष्पा एक बड़ी डील करने की सोचता है ताकि एक बड़ी डील करके पुष्पा के पास काफी पैसे आए और वो उन पैसों से एमएलए सिंदप्पा को सीएम बना सके। अब यहाँ पर सबसे पहले पुष्पा ये देखता है कि वो सिंडिकेट के जरिए जितना भी लाल चंदन इकट्ठा करता है वो उन सभी को मुरुगन को बेचता है और फिर मुरुगन ही रामेश्वरम के पोर्ट से होते हुए उसे इंटरनेशनल बायर्स को बेचता है। सो यहीं पर ही पुष्पा ये डिसाइड करता है कि अब वो मुरुगन को बीच से हटाकर सीधा खुद ही इंटरनेशनल बायर से डील करेगा, क्योंकि जो मुरुगन है वो पुष्पा को 1 टन लाल चंदन के बदले में 1.5 करोड़ रुपए देता है और अगर पुष्पा इस माल को डायरेक्टली बेचेगा तो वो उस पर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। अब इसके लिए पुष्पा इस बारे में पता करता है एंड उसे सीधा इंटरनेशनल बायर मिलता है जिससे वो मालदीव जाकर मीटिंग करता है। मालदीव के अंदर जब पुष्पा बायर से डीलिंग करता है तब वो उस बायर से कहता है कि वो 1 टन के बदले में 2.5 करोड़ रुपए लेगा, जो सुनकर बायर एग्री कर जाता है। जिसके बाद ही वो पुष्पा से 2000 टन लाल चंदन की डीलिंग करता है जिसकी कीमत पूरे 5000 करोड़ रुपए होती है। अब इसके बाद ही पुष्पा फिर से इंडिया आता है और वो सबसे पहले सिंडिकेट की मीटिंग रखता है और वो मीटिंग में सारे मेंबर्स को बताता है कि अब उन सबको बहुत ही बड़ी डील मिली है और इसीलिए अब उन सबको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा। इसके बाद ही सिंडिकेट के सारे मेंबर्स पुष्पा से कहते हैं कि वो लोग भी पुष्पा को ज्यादा से ज्यादा लाल चंदन देंगे। कोई कहता है कि वो 50 टन का इंतजाम करेगा, कोई कहता है 100 टन का और कोई मेंबर कहता है कि वो 150 टन का इंतजाम करेगा और इसके साथ ही साथ पुष्पा भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसके बाद ही पुष्पा एक जगह डिसाइड करता है जहाँ पर सारे सिंडिकेट के मेंबर्स को अपना लाल चंदन इकट्ठा करना होता है। लेकिन जिस दिन सारे मेंबर्स को अपना लाल चंदन इकट्ठा करना होता है उस दिन सब लोग तो इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन जो एक मेंबर होता है उसके पूरे काफिले को एसपी शेखावत पकड़ लेता है और वो न सिर्फ उसके सारे लाल चंदन को जला देता है बल्कि वो उस मेंबर को भी जान से मार देता है ताकि एसपी शेखावत का खौफ सारे सिंडिकेट के मेंबर्स में रहे और ये बात सीधा पुष्पा तक पहुंचे। एंड फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि ऐसा होता भी है। हम देखते हैं कि सिंडिकेट के सारे मेंबर्स एसपी शेखावत से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इसीलिए वो सब सीधा एमएलए सिंदप्पा से मिलते हैं एंड वो उससे कहते हैं कि वो एसीपी शेखावत और पुष्पा के बीच की लड़ाई को खत्म करें ताकि वो लोग अपना बिजनेस आराम से कर सकें। अब इसके बाद एमएलए सिंदप्पा सीधा एसीपी शेखावत के ऑफिस आता है और वो एसीपी शेखावत से पूछता है कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रहा है और उसे क्या चाहिए। ये सुनकर एसीपी शेखावत एमएलए से कहता है कि उसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ पुष्पा से है। एक बार पुष्पा ने उसके कपड़े उतारकर उसकी बहुत बेइज्जती की थी और इसीलिए उसे उस बेइज्जती का बदला चाहिए एंड इसीलिए वो चाहता है कि पुष्पा उससे सबके सामने माफी मांगे और अगर पुष्पा ऐसा कर देता है तो एसीपी शेखावत उन सबको परेशान नहीं करेगा। अब ये सुनकर एमएलए सिंदप्पा सीधा पुष्पा के पास जाता है और वो पुष्पा को मना लेता है एंड वो पुष्पा से कहता है कि उसे बस एसीपी शेखावत को सॉरी बोलना है क्योंकि इसमें ही पूरे सिंडिकेट की भलाई है और पुष्पा को सिंडिकेट वालों के लिए इतना करना ही होगा। अब इसके बाद एक पार्टी रखी जाती है जिस पार्टी के अंदर सब लोग आते हैं, यानी कि बहुत सारे पुलिस वाले, सिंडिकेट के सारे मेंबर्स और जो लोग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं वो लोग भी। फिर यहाँ पर अपनी गाड़ी से पुष्पा भी आता है और वो यहाँ पर आकर एसीपी शेखावत को सॉरी बोलता है। जिसके बाद पुष्पा के मुंह से सॉरी सुन के एसीपी शेखावत बहुत खुश होता है और वो खुशी के मारे झूमने लगता है। और फिर इसके बाद एसीपी शेखावत सिंडिकेट के मेंबर से कहता है कि अब वो सिंडिकेट के किसी भी मेंबर को नहीं रोकेगा, अब वो अपना काम आराम से कर सकते हैं, बस उसे उसका कमीशन मिलना चाहिए। इधर पुष्पा यहाँ पर सॉरी बोलकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब पुष्पा अपनी कार से वहाँ से काफी दूर आ जाता है तब वो ये फैसला करता है कि पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकता है और इसीलिए वो आज एसीपी शेखावत के सामने भी नहीं झुकेगा। एंड फिर यही सोचकर पुष्पा अपनी गाड़ी घुमाता है और वापस फिर से उसी पार्टी में आता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एसीपी शेखावत अपनी गाड़ी में बैठ रहा होता है, लेकिन तभी पुष्पा तेजी से अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है जिस वजह से एसीपी शेखावत की गाड़ी टकराती है और एसीपी सीधा स्विमिंग पूल में गिरता है और उसके स्विमिंग पूल में गिरते ही पुष्पा पूल में मुद देता है। अब एसीपी शेखावत जैसे ये सब देखता है वैसे वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन तभी पुष्पा एसीपी शेखावत से कहता है कि वो उससे कोई सॉरी नहीं बोलने वाला है। वो पुष्पा है, पुष्पा राज, जो कि किसी के सामने नहीं झुकता। और ये बोलने के साथ ही पुष्पा एसीपी शेखावत को चैलेंज भी देता है। वो एसीपी शेखावत से कहता है कि उसके पास 2000 टन लाल चंदन है और वो अगले सोमवार की सुबह सुबह उसकी डीलिंग करने के लिए चेन्नई जा रहा है और चेन्नई जाकर वहाँ से वो सीधा रामेश्वरम पोर्ट होते हुए उसे इंटरनेशनल बायर को बेच देगा और इसीलिए अगर एसीपी शेखावत के अंदर दम है तो वो उसे रोक कर दिखा दे। और फिर ये बोलकर पुष्पा वहाँ से चला जाता है। अब इसके लिए हम ये देखते हैं कि एसीपी शेखावत
शेखावत पूरे शहर की सारे रोड्स को ब्लॉक करवा देता है ताकि पुष्पा वहाँ से अपने माल को बाहर न ले जा सके। लेकिन यहाँ पर एसीपी शेखावत ये नोटिस करता है कि सड़क के बगल में जो नदी है उसका पानी बहुत कम हो चुका है और इसीलिए वो ये समझ जाता है कि हो ना हो पुष्पा उसी नदी के जरिए अपने ट्रक्स को निकालेगा। और कुछ टाइम बाद हमें भी ये पता लगता है कि एसीपी शेखावत बिल्कुल सही है, क्योंकि पुष्पा ने अपने सारे ट्रक्स को नदी के जरिए भेजा होता है। आगे एसीपी शेखावत जल्दी से उन सारे ट्रक्स को घेर लेता है और लाल चंदन से भरे हुए सारे ट्रक्स को पकड़ लेता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही उसे पता लगता है कि पुष्पा ने उसे चकमा दे दिया है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि एसीपी शेखावत ने जो भी ट्रक्स पकड़े होते हैं उन सभी के अंदर पुष्पा ने मामूली लकड़ी रखी होती है, वो भी लाल पेंट करके। और इस तरह से एसीपी शेखावत को चकमा देके पुष्पा अपने 2000 टन लाल चंदन को इंडिया से बाहर निकाल देता है और अपने इंटरनेशनल बायर को बेच देता है। इधर एसीपी शेखावत को जब ये पता लगता है कि वो सारी लकड़ी नकली है तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और गुस्से में आग बबूला होकर वो सारी लकड़ियों को जला देता है। और हाँ दोस्तों, एसीपी शेखावत इन सारी लकड़ियों को जिन गोदाम के अंदर जलाता है वहाँ पर वो खुद भी अपने आप को जलाकर खत्म कर लेता है और हमें ऐसा दिखाया तो जाता है कि उसने आत्महत्या कर लिया है। लेकिन दोस्तों मेरा ही मानना है कि एसपी शेखावत अभी भी जिंदा है एंड वो आगे फिर से आएगा। लेकिन अब इसके आगे की बात करें तो अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि अब पुष्पा की डील होने के बाद उसके पास बहुत सारे पैसे आते हैं और इसीलिए वो इलेक्शंस के अंदर बड़े आराम से एमएलए सिंदप्पा को सीएम बनवा देता है। एमएलए सिंदप्पा जैसे सीएम बनता है वैसे वो बहुत ज्यादा खुश होता है और इसीलिए वो पुष्पा से मिलने सीधा उसके घर आता है और घर आकर वो पहले पुष्पा के साथ खाना खाता है एंड फिर वो पुष्पा की वाइफ और उसकी पूरी फैमिली के साथ फोटो खिंचवाता है। अब इन सब के बाद ही हम ये देखते हैं कि पुष्पा के गांव में एक फेस्टिवल आता है और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए गांव के सारे लोग मंदिर जाते हैं, जहाँ पर पुष्पा, उसकी वाइफ और उसकी मदर भी आते हैं। और यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि इसी फेस्टिवल के अंदर पुष्पा के दोनों सौतेले भाई भी अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। बट यहाँ पर ही पुष्पा की वाइफ अचानक से बेहोश हो जाती है और जब कुछ लेडीज पुष्पा की वाइफ को हैंडल करते हैं तब उन्हें पता लगता है कि असल में पुष्पा की वाइफ प्रेग्नेंट है और पुष्पा फादर बनने वाला है। अब पुष्पा को ये बात जानकर बहुत ज्यादा खुशी होती है और इसीलिए वो काली माता की ड्रेस में वहाँ पर डांस भी करता है और पुष्पा के साथ साथ सारे गाँव वाले भी नाचते हैं। लेकिन अब इसी फेस्टिवल के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और वो पुष्पा के बड़े भाई जिसका नाम मोहन होता है उसकी बेटी को छेड़ने लगते हैं और उसकी बॉडी से उसके कपड़ों को खींचने लगते हैं। और इसीलिए जैसे पुष्पा ये नोटिस करता है वैसे वो उन सारे गुंडों को बहुत मारता है और खुद को बचाने के लिए पुष्पा की भतीजी पुष्पा को थैंक यू भी बोलती है। और हमने पूरी मूवी के अंदर ये भी नोटिस किया होता है कि पुष्पा के इस बड़े भाई की बेटी पुष्पा को हमेशा ही पुष्पा चाचा कहती है। लेकिन यहाँ पर जैसे उसका फादर आता है यानी कि पुष्पा का बड़ा भाई, वैसे वो पुष्पा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी बेटी को चाटा मारता है एंड साथ ही वो पुष्पा से ये भी कहता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो हमारी फैमिली से नहीं जुड़ सकता है। ये बातें सुनकर पुष्पा को बुरा लगता है और इसीलिए वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। बट फिर उसके बाद ही पुष्पा का वो बड़ा भाई यानी कि मोहन उन सभी लोगों के सर के बाल कटवा देता है और उन सबको गधे पे बिठा के घुमाता है, जिस वजह से उन सारे लड़कों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन अब इसके बाद ही ये दिन बीत जाता है। बट कुछ दिन बाद ही हम ये नोटिस करते हैं कि वो सब जो लड़के जिन्हें पुष्पा ने पीटा था वो सब अपना बदला निकालने के लिए पुष्पा के बड़े भाई की बेटी को किडनैप कर लेते हैं। और अब क्योंकि पुष्पा के बड़े भाई ने उन सबको गंजा करके गधे पे बिठाया था इसीलिए वो लोग उसे फोन करके कहते हैं कि वो भी अब टीवी पर आएगा और लाइव टेलीकास्ट करके बीचों बीच रोड पे अपने आप को टकला करेगा। ये बातें जानकर पुष्पा के बड़े भाई की जो वाइफ होती है यानी कि पुष्पा की भाभी, वो सीधा पुष्पा के घर आती है और ये सारी बातें पुष्पा को बताती है। और पुष्पा को जैसे ये पता लगता है कि उसकी भतीजे को किडनैप कर लिया गया है वैसे ही पुष्पा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने लोगों को लेकर सीधा मीडिया हाउस जाता है और वहाँ पर खुद को लाइव टेलीकास्ट करते हुए सबके सामने ऐलान करता है कि जिसने भी उसकी भतीजे को किडनैप किया है वो चुपचाप उसकी भतीजे को वहीं पर छोड़ दे जहाँ से उसने उसे उठाया है और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पुष्पा एक एक आदमी को चुन चुन के मारेगा। अब इसके बाद ही वो लड़का जिसने लड़की को किडनैप किया था वो सीधा पुष्पा को फोन करता है और वो पुष्पा से कहता है कि वो उसे एक एड्रेस दे रहा है जिस एड्रेस पर वो उस लड़की के साथ है और अगर पुष्पा को उसे बचाना है तो वो पुष्पा को बचाने के लिए वहाँ पर अकेला आए। लेकिन इसी टाइम पर हम दूसरी साइड ये भी देखते हैं कि पुष्पा के इस लाइव टेलीकास्ट को पार्टी के हेड प्रताप रेड्डी ने भी देखा होता है और इसीलिए ये देखकर वो सीधा एमएलए सिंदप्पा को बुलाता है जो कि अब सीएम बन चुका है एंड उसे अपने ऑफिस बुलाकर वो उससे कहता है कि आखिर ये पुष्पा क्या कर रहा है। जिस पर एमएलए सिंदप्पा या फिर यूं कहें सीएम सिंदप्पा उसे बताता है कि असल में एक बदमाश अपने कुछ साथियों के साथ उसकी भतीजी को उठाकर ले गया है और इसीलिए पुष्पा उसे मारने जा रहा है। बट ये बात सुनते प्रताप रेड्डी सिंदप्पा से कहता है कि असल में जो लड़का पुष्पा की भतीजी को उठाकर ले गया है वो और कोई नहीं बल्कि उसके छोटे भाई का इकलौता बेटा है और अपने उस भतीजे से उसे भी बहुत प्यार है और इसीलिए वो जो चाहे वो कर सकता है। इसीलिए प्रताप रेड्डी सिंदप्पा से कहता है कि वो पुष्पा को फोन करके कहे कि वो ऐसा ना करे और वो उसके भाई के बेटे से दूर रहे। ये बात सुनते ही सिंदप्पा पुष्पा को फोन करता है और उसे सारी बातें बताता है। लेकिन पुष्पा यहाँ पर सिंदप्पा की बात नहीं मानता और वो फोन पर ही प्रताप रेड्डी को भी 4-5 बातें सुना देता है एंड वो प्रताप रेड्डी से कहता है कि अगर उसके भाई के बेटे ने उसकी भतीजे को नहीं छोड़ा तो आज वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। और फिर ये बोलने के बाद ही पुष्पा अपना हेलीकॉप्टर निकालता है और सीधा उसके बताए हुए एड्रेस पर जाता है और यहाँ पर आने के बाद पुष्पा प्रताप रेड्डी के भतीजे को जान से मार देता है। लेकिन इसी टाइम पर यहाँ पर प्रताप रेड्डी का भाई भी आ जाता है यानी कि मरने वाले का पापा और वो यहाँ पर आकर पुष्पा की भतीजे को मारने की कोशिश करता है जिस वजह से पुष्पा उसे भी जान से मार देता है और फिर वो अपनी भतीजे को छुड़ाकर वहाँ से ले
जाता है। अब इसके बाद ही उस लड़की का जो पिता होता है यानी कि पुष्पा का बड़ा भाई, उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है और उसे पुष्पा की अच्छाई देखकर शर्म आ जाती है और इसीलिए वो ये फैसला करता है कि अब वो पुष्पा से माफी मांगेगा और उसे परिवार का दर्जा देगा। इसी टाइम पर उसकी बेटी की शादी फिक्स होती है एंड इसीलिए वो जल्दी से कार्ड छपवाता है और वो कार्ड लेकर सीधा पुष्पा के घर जाता है और वहाँ पर वो पुष्पा की मदर को कार्ड देते हुए कहता है कि पुष्पा को और पूरे परिवार को उसकी बेटी की शादी में आना है, क्योंकि शादी पर सारा परिवार एक साथ होता है। पुष्पा जब ये बात जानता है तब उसे भी बहुत ज्यादा खुशी होती है और फिर इसीलिए वो भी अपनी भतीजी की शादी में जाता है, जहाँ पर पूरी फैमिली एक साथ रीयूनाइट हो जाती है और अब पूरा परिवार एक साथ होता है। और दोस्तों यहाँ पर ही हम 2 सीन देखते हैं, जहाँ पर पहले सीन में तो पुष्पा की भतीजी की शादी हो रही होती है, लेकिन वही दूसरे सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रताप रेड्डी अपने छोटे भाई और छोटे भाई के बेटे दोनों की चिता को जला रहा होता है और उनका फ्यूनरल सेलिब्रेट कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर हम ये नोटिस करते हैं कि प्रताप रेड्डी और पुष्पा दोनों के लिए फूल के गुलदस्ते आते हैं और उन दोनों गुलदस्तों के अंदर एक जैसे बॉम्ब रखे होते हैं, यानी कि एक ही आदमी ने उन दोनों में बॉम्ब डाले होते हैं। और अगले सीन में हमें वो आदमी दिखता है जिसने उन दोनों में बॉम्ब डाले हैं और वैसे यहाँ पर हमें उसका फेस तो नहीं दिखता है, बट वो इस टाइम पर काफी दूर ऊंचाई पर खड़ा होता है और वो यहाँ से एक ही बार में बटन दबा के दोनों बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है। और दोस्तों फिर इसके साथ ही ये मूवी एंड होती है और मूवी के एंड होते होते हमें पुष्पा 3 का पोस्टर दिखता है, यानी कि पुष्पा 2 के बाद पुष्पा 3 भी आएगी, जिसका नाम होगा पुष्पा 3 द रैम्पेज। एंड दोस्तों उसी पुष्पा 3 के अंदर हमें पता लगेगा कि आखिर ये इंसान कौन है जिसकी पुष्पा और प्रताप रेड्डी दोनों से दुश्मनी है और क्या आखिरकार इसने अपने हमले से उन दोनों को मार दिया है या फिर वो दोनों अभी भी जिंदा है। लेकिन दोस्तों ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे पुष्पा 3 में और इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में पुष्पा या फिर आपको जो मन करे वो लिखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो को शेयर करने का मन करे तो शेयर भी जरूर करना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।